नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में पूरे सप्ताह की सियासत पर विशेष चर्चा हम लोग करते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता भी होते हैं। तो आज पहले जो गेस्ट हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं संतोष पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है संतोष पाठक जी आपका। वो ड्राइविंग पर है, लेकिन थोड़ी देर में रुककर हमसे बात करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे साथ आप देखिए कि सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर भी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, पूरे सप्ताह की सियासत पे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे हॉट मुद्दा इस वक्त बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे हॉट मुद्दा बांकीपुर उपचुनाव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने चूक की है, गलती की है। इसको लेकर ही अब चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि बांकीपुर उपचुनाव पहले से ही हाईलाइटेड था। नितिन नवीन की सीट थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, और ऊपर से प्रशांत किशोर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, तो इंटरेस्ट तो था। लेकिन अचानक से भाजपा ने जो कैंडिडेट बदला है, उसके बाद माहौल ही बदल गया। श्रीकांत सर के पास चलते हैं। श्रीकांत सर, क्या लग रहा है? बहुत बड़ी चूक तो भाजपा से हो ही गई, लेकिन इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जो नॉमिनेशन भरा था, किया था बीजेपी के प्रत्याशी ने, उसमें कुछ बड़ी कमी रह गई थी और उनका नामांकन पर्चा रद्द हो सकता था, और ये बड़ा कारण है। अब देखिए, चारा घोटाले में उनके माता पिता को सजा हुई थी, ये बात तो उम्मीदवार को भी पता होगी और उसने पार्टी को भी बताया होगा, कम से कम नितिन नवीन जी को जरूर बताया होगा। नितिन नवीन जी के बहुत करीबी है तो जानते भी होंगे। तो पिता और माता को सजा हुई है, तो उसके चलते बेटे को सजा तो मिल नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि बंटी की जो उम्मीदवारी खत्म हुई है, उसका कारण उनके माता पिता का चारा घोटाला में दोषी होना कारण नहीं है। ठीक है, एक वजह गिनाई जा रही है। उनके नॉमिनेशन पर्चा में कुछ बड़ी भूल हो गई थी और उनका नामांकन पर्चा रद्द हो सकता था। मुझे लगता है इसलिए ये फैसला लेना पड़ा है। क्या शैक्षणिक जो बातें कही जा रही है कि वो 10th पास नहीं है, या फिर पत्नी के इनकम को उन्होंने छुपाया था अपने कॉलम में, तो यही बात है? बिल्कुल, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनके शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो सूचना दी गई थी वो सही नहीं है, और अपने आय का पूरा स्रोत उन्होंने बताया नहीं है, या आय कितनी है उनकी उसको छुपाने की कोशिश की है। तो इस तरह के कुछ गंभीर गलतियां हुई थी और उस वजह से उनका नामांकन पर्चा रद्द हो सकता था। अगर वो नेता विपक्ष के उम्मीदवार होते तो अब तक रद्द हो गया होता, लेकिन उनको मौका मिल गया पर्चा नाम वापस लेने का, तो बच गई बीजेपी, बाल बाल बच गई है, मुझे लगता है। सर, अमित सर, बीजेपी बाल बाल बच गई है या बीजेपी इस चक्रव्यूह में फंस गई है? सागर जी, अगर शुरुआत से देखिएगा तो खासकर बांकीपुर विधानसभा सीट ऐसी सीट नहीं थी जिसके ऊपर इतना ज्यादा थुक्कम फजीहत होने वाला था बीजेपी का। खासकर अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर के द्वारा, प्रशांत किशोर तो माहिर हैं पकड़ने में किसी के शब्द को ही। आप डीएनए वाले शब्द को ले लीजिए या फिर आप आरक्षण वाले शब्द को ले लीजिए, उसके ऊपर पूरा का पूरा इलेक्शन का माहौल और पूरा सिस्टम ही पूरा बदल देते हैं। वो बंगाल देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, किसी राज्य में देख लीजिए। यहाँ पे शुरुआत कब से हुई? जब प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया कि किसी बीजेपी के बड़े नेता से उनकी बात हो रही थी, उसके द्वारा ये कहा गया कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे अगर बांकीपुर सीट पर, तो वो बांकीपुर सीट निकाल लेगा। वहां से मैसेज खराब जाना शुरू हुआ लगातार। जो कंफर्म सीट बीजेपी की पिछले 30 साल 40 साल से रही है, आज तक कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे अभी करीब 30 साल में तो नहीं जीत पाई है। वहां से ये फजीयत चालू हुई। उसके बाद आप ये सोचिए कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की गलती होगी? इसी तरह की गलती प्रशांत किशोर की पार्टी से 2025 के चुनाव और कुछ उपचुनाव में भी हुई थी, जिसमें पर्चा रद्द हो गया था या जो उम्मीदवार थे वो वहां के निवासी नहीं थे, तो कितना ज्यादा ट्रोल किया गया था उनको। तो वो तो नए नए राजनीति में आए थे, उनका तो पूरा का पूरा करियर ही 2 4 5 साल का है।
और बीजेपी के द्वारा इस तरह की गलती, इतना बड़ा ब्लंडर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है भाजपा के लिए खासकर। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये गलती के कारण प्रशांत किशोर या फिर महागठबंधन के कैंडिडेट निकल जाएंगे, ऐसा अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन इस तरह के फजीयत से बीजेपी को बचाया जा सकता था, बीजेपी अपने आप को बचा सकती थी। उसके बाद जो दूसरा कैंडिडेट इन लोगों के द्वारा घोषित किया गया, नीरज कुमार है ना, सिन्हा, जी जी उस कैंडिडेट के भी बायोडाटा में कुछ मिस्टेक पाया गया है, ऐसा भाई देखा गया है। तो आप बताइए कि क्या हड़बड़ी ऐसा हो रखा है? आपको पूरा टाइम मिला है, आप डिसाइड किए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आनंद फानंद में कोई कैंडिडेट डिसाइड हुआ होगा या आनंद फानंद में इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। तो जी 1994 में उम्मीदवार का जन्म हुआ, 2006 में बीजेपी के सदस्य बन गए। यही गड़बड़ जाला है, क्योंकि तो 12 साल की उम्र में बीजेपी के सदस्य कैसे बन सकते हैं? भाजपा एक गलती इतना ब्लंडर कर चुकी है जिसके लिए पूरा फजीयत हो गया बिहार में। बांकीपुर के जो भी वोटर्स हैं उन तक एक मैसेज चला गया, उसके बाद फिर दूसरी ऐसी ब्लंडर कैसे हो सकती है? इतना पुअर स्क्रूटनी कैसे हो सकता है इतनी बड़ी पार्टी का? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना सर। ऐसी गलती घबराहट में होती है अमित जी, जब घबराहट बढ़ जाती है तो ऐसी गलतियां होती हैं। तो ये मान लिया जाए सर, बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सीट है 30 साल से जीतती रही है। ये दिगर बात है कि इस बार नितिन नवीन का परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, उनके पिता की सीट है, उस पर नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। पहली बार बाहरी आदमी कोई लड़ रहा है तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि बीजेपी इतनी नर्वस हो जाए। तो ज्यादा आत्मविश्वास में बीजेपी ने गलती की है मुझे लगता है, और लगातार करती जा रही है। द्वार जो चुना है वो भी क्या बताएं आपको, जो बंटी थे अभिषेक, इनसे ज्यादा वो मुझे लग रहा था कि प्रभावशाली थे, ज्यादा सक्षम थे। तो दूसरा जो उम्मीदवार चुना है बीजेपी ने वो तो और महान है, मतलब वो राजनीतिक लगते ही नहीं है। तो एक और श्रीकांत जी, जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है, अपने मंडल के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए खासकर बांकीपुर में छोटे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना के उतारा गया। बड़े कोई लीडर को बात चल रही थी कि कोई बड़े लीडर को अब फेस बनाया जाएगा, पहली बार रिजेक्शन के बाद, पहली बार जो विड्रॉल हुआ उसके बाद बनाया जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता है सर कि बांकीपुर सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हुआ करती थी, यहाँ पे आप मंडल अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हो सकता है कि नजदीकी थे, पहले वाले दूसरे वाले जो भी होंगे, उनको टिकट दिया जा रहा है। अब ये मैसेज तो एक अच्छा है सर, किसी पार्टी के द्वारा इस तरह का अगर कदम उठाया जाता है तो ये मतलब अप्रिशिएट करने वाला कदम है। लेकिन बीजेपी में पढ़े लिखे योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? सर हम एक चीज खाली ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का ये बैकफायर होने वाला स्टेप तो नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नजदीक के लोग हैं तो उनको टिकट मिल गया। तो मंडल के कार्यकर्ता सिर्फ क्या पटना और बांकीपुर में है कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में है? तो कल अगर किसी इस तरह के छोटे कार्यकर्ताओं को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी कैसे मैनेज कर पाएगी सर? तब तो सवाल ये उठेगा ना। कार्यकर्ता को दीजिए, योग्य कार्यकर्ता को दीजिए, जी, जो राजनीति करना चाहता हो, जो बोलना चाहता हो, जो पार्टी की नीति सिद्धांत पर बात कर सके, जो विरोधियों को जवाब दे सके। बीजेपी में ऐसे कार्यकर्ताओं की कोई कमी है क्या? प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व के सामने सर आप कौन से कार्यकर्ता को, किसको उम्मीदवार बना रहे हैं, ये भी तो बहुत ज्यादा अहम होता है सर। तो वही तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को सोचना चाहिए ना कि सामने उम्मीदवार कौन है। प्रशांत किशोर है, वाक्पटुता में उनको कोई पीछे छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम ऐसा उम्मीदवार तो देना चाहिए था जो प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब दे सके। अब ऐसा उम्मीदवार दे रही है राम भरोसे भाई, बीजेपी दूसरे उम्मीदवार की राम भरोसे नहीं है। ये दूसरी बात है कि बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट है, बीजेपी को इस सीट से हराना मुश्किल है, मैं अभी मानता हूँ। और मोदी जी का बहुत प्रभाव है इस सीट पर। यहाँ के लोग राष्ट्रवाद, मोदी के नाम पर वोट देते हैं, और सबसे ज्यादा मोदी भक्त हैं गरीब लोग, जिनको 5 किलो अनाज का फायदा मिल रहा है, जिनको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, वो तो किसी भी हालत में किसी को वोट देने वाले नहीं है। श्रीकांत जी, एक चीज और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। आपको याद होगा पिछले संडे को
जनसुराज के सौरभ कुमार आए थे, हम लोगों के साथ डिबेट में बैठे हुए थे। तो हम लोगों के द्वारा यही सवाल किया गया था कि बांकीपुर में करीब 70,000 के आसपास कायस्थ वोट है। तो डेटा तो ये माना जा सकता है सर, ये मानना पड़ेगा कि डेटा प्रशांत किशोर से बेहतर डेटा तो किसी और के पास संभव नहीं है कि हो पाएगा सर। डेटा कलेक्शन के तो वो मास्टर हैं। उनके द्वारा आपको याद होगा बताया गया था कि भाई हम लोगों के पास जो डेटा है उसके हिसाब से 30,000 से 35,000 वोटर के आसपास हैं कायस्थ बांकीपुर विधानसभा सीट में। आपको ध्यान आ रहा होगा। अमित जी है क्या कि आंकड़े जो भी बता रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि जो कायस्थ वोटर हैं वो ज्यादातर बाहर हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं और बुद्धिजीवी हैं, और वोट देने वो नहीं आते हैं नौकरी छोड़ के, अपना काम छोड़ करके। तो वोट तो मानकर चलिए कि 25 से 30% ही पड़ता है। ज्यादा वोट देखिएगा ना तो आरजेडी का पड़ता है। आरजेडी के वोटर जो कैडर वोटर हैं पूरा वोट गिराते हैं। कांग्रेस के भी वोटर्स काफी हद तक गिराते हैं, लेकिन जो बीजेपी के कायस्थ वोटर हैं उनका वोट कम गिरता है। लेकिन बीजेपी यहाँ केवल जाति पर नहीं जीतती है, बीजेपी किसी जाति के उम्मीदवार को वहां चुनाव में उतारती, वो जीतता। ऐसी बात नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी है और उसको इतना भरोसा है मोदी जी पर, अपने आप पर, और कह रही है कि किसी को खड़ा कराएंगे चुनाव जीत जाएगा, तो जाति देखने की क्या जरूरत है। बीजेपी ये तो सर बरगोलापन भी है। दूसरी बात, जो महागठबंधन अभी शिथिल पड़ा हुआ था सर, अभी सो रखा था, वो अपने आप को रेस में कहीं समझ नहीं पा रहा था। आप आज से अगर देखेंगे तो अब उसमें भी उम्मीद जग गई है। अब ये लोग यूनाइट हो गए और जी क्या सर, महागठबंधन बिल्कुल जगी है उम्मीद, महागठबंधन की बैठक बुला ली गई। अमित जी, महागठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है। मैं गया था क्षेत्र में, अब देखिए बीजेपी बैकफुट पर आई है, कोई शक नहीं है। बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है और उसका असर पड़ा है, जनता के जनमानस पर असर है, इम्पैक्ट है। और असर केवल जनमानस में नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी असर पड़ा है सर। भाजपा कार्यालय में मैं बोल रहा हूँ, वहां तो सागर बिना बीजेपी के सपोर्टर का कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता, ये जान लो। हाँ बिल्कुल। वो आरजेडी कांग्रेस कहाँ जीती आज तक। वहां तो प्रशांत किशोर भी तभी जीतेंगे जब बीजेपी के सपोर्टर्स, एनडीए के सपोर्टर्स, वोटर्स उनके लिए वोट करेंगे, और वो चंदबाजी करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार के नामांकन वापसी के बाद। अब मैं खुद गया था क्षेत्र में आज, उसका असर है, इम्पैक्ट है। और ये चुनाव जो है सरकार बनाने और बिगाड़ने का है ही नहीं। सही बात है। ये भी मुद्दा है। लोग कह रहे हैं भाई एक चुनाव एक सीट से प्रशांत किशोर जीत ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हार जाएंगे तो एक बड़ा मजबूत नेता, पढ़ा लिखा नेता जो सरकार पर अंकुश लगा सकता है, जो उनकी बात विधानसभा में मजबूती से रख सकता है, वो राजनीति से बाहर हो जाएगा। तो एक संपत्ति भी है, और लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी सरकार का बनना बिगड़ना कोई इस चुनाव से है नहीं, तो क्यों नहीं एक योग्य उम्मीदवार ही चुन ले। 3-4 अच्छा, इसमें एक थ्योरी एक जो थ्योरी और चल रही है, हालांकि ये बेतुका ही लग रहा है, लेकिन हम समझना चाहेंगे सर दर्शकों के लिए। एक थ्योरी ये चल रही है कि तेजस्वी यादव यानी कि विपक्ष की राजनीति को खत्म करने के लिए कहीं भाजपा ढील तो नहीं दे रही है प्रशांत किशोर को। देखिए, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन अपनी भूमिका निभा नहीं रहे हैं, तो आपको भी पता है। वो हॉलीडे बॉय। प्रशांत किशोर अगर सदन में आ जाते हैं तो तेजस्वी तो खत्म हो जाएगा ना सर। तेजस्वी यादव इसीलिए जानबूझकर कभी मदद नहीं करेंगे प्रशांत किशोर की, ये जान लीजिए। उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया है, कांग्रेस नहीं चाहती थी उम्मीदवार उतारे, और इस सीट पर तो जीत तब भी हो सकती थी ना जब कांग्रेस आरजेडी साथ आकर के मजबूती से उस नेता का साथ दे जो हरा सकता है बीजेपी को। तो कांग्रेस आरजेडी अकेले तो हरा नहीं पाए आज तक। तो प्रशांत किशोर ही एक ऐसा शख्स, ऐसा उम्मीदवार है जिनके पीछे खड़ा होकर विपक्ष बीजेपी को जवाब दे सकता था। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार दिया। क्यों दिया? वो चुनाव जीतने के लिए थोड़े लड़ रहे हैं, वो प्रशांत किशोर को हराने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए बने। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता राजेश तिवारी जी जुड़े हैं। राजेश तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। जदयू पर तो हम लोग आएंगे ही कि क्या हो रहा है जदयू में, लेकिन उससे पहले बता दीजिए कि बांकीपुर में आप लोग
सपोर्ट में तो है, लेकिन गड़बड़ा गया है माहौल थोड़ा। बांकीपुर की जनता कभी भी विकास के साथ रही है। जब आप याद कीजिए कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में जब पूरा जंगल राज था, पूरा बिहार में जब लालू यादव का आतंक था, उस समय भी बिहार के में आपको बांकीपुर एक ऐसा सीट था जहां के बिहार की जनता ने विकास चुना, जहां बिहार की जनता ने राष्ट्रवाद चुना, जहां बिहार की जनता ने भ्रष्टाचार नहीं वो सुशासन चुना। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता 30 वर्षों से सुशासन को चुनाव करते आई है और इस बार भी मार्जिन जो रहेगा पिछले से डबल मार्जिन रहेगा और बिहार की जनता ने इस बार जो है एनडीए को जो प्रत्याशी रहेंगे निश्चित ही वो जीत हासिल करेंगे। इस बार भी लालू यादव पर वोट, मतलब लालू यादव के विरोध में ही वोट मांगिएगा? लालू यादव के विरोध का आज एक बात बताइए ना, रावण का कब हुआ था? त्रेता उस समय का देखिए, आज भी हम रावण का पुतला दहन करते हैं ना, कंस को बुराई के प्रतीक मानते हैं ना, तो लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक है, अन्याय के प्रतीक है। तो इसलिए हम लोग कभी भी इस देश में माना गया है और आज भी वो सत्य है और इसीलिए हम लोग उनको मानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह का राज रहे? वही पुरानी कहानी, वही पुरानी बात। श्रीकांत सर। राजेश जी, जंगल राज वाला नैरेटिव यहाँ काम नहीं करेगा। क्योंकि एक सीट हारने जीतने से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आने वाली है। ये रिकॉर्डर बजाने से नहीं होगा। नहीं, एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक अगर आरजेडी के यहाँ जीतते हैं या एक जो है फ्रॉड किशोर अगर जीतते हैं तो पूरे जो विधानसभा और जो सुशासन के लिए एक धब्बा हो जाएगा। जिस तरह से चाँद पर एक काला टीका जो टाइप का होता है वो धब्बा होता है, उसी तरह से प्रशांत किशोर है इस जमहूरियत के लिए। वो काला टीका नहीं रहेगा तो नजर लग जाएगी। नजर हमको राजेश जी, यही प्रशांत किशोर तो आपके साथ थे, आप ही लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे। अरे जदयू के साथी तो वो रहे हैं कई एक साल तक और स्ट्रेटेजी जदयू के लिए ही बना रहे थे। जदयू में थे ये, इसमें कहां से दो राय थे? हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन जब थे तब थे और थे तब अच्छे तरह से थे। लेकिन वही देख लीजिए किस तरह से नीतीश जी उनको पुत्र तुल्य मानते थे, ये पिता तुल्य मानते थे, अपने आवाज में रखते थे। लेकिन जब वही हटे तो देखिए, आप तो अग्रवाल जी आप गवा रहे हैं कि किस तरह से निजी आक्षेप लगा करके उनके पर आरोप लगाए। क्या ये राजनीतिक क्या ये होता है कि जिसके साथ आप व्यक्तिगत रूप से रहे उसको आप इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाइए, निजी हमला कीजिए? क्या प्रशांत किशोर जी का यही एक चरित्र? हकीकत है कि बिहार की जनता जान रही है और वो भी जान रहे हैं कि हम सिर्फ नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं। हम सिर्फ हार जो हम पर भगोड़ा का जो आरोप लगा हुआ है वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर बांकीपुर लड़ लेंगे तो हमको ये होगा कि हम सम्राट चौधरी को निशाना बना देंगे, हम ये होगा कि हम नितिन नवीन को कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारा तुलना था इसीलिए हम हार गए। अरे हार तो उनका ही है, हकीकत में उनका लड़ाई उनका कंपटीशन वीणा माधवी के साथ है कि वीणा माधवी इनसे ज्यादा वोट लाती है कि ये ज्यादा वोट लाते हैं, ये कंपटीशन है। चलिए, ये तो भाई पॉलिटिकल बयानबाजी है, चलिए ये तो होते ही रहेगी। अब नहीं राजेश जी, वीणा माधवी को भी रेस में लाके खड़ा कर दिए हैं। हाँ ये बात तो है, वीणा माधवी प्रशांत किशोर से हमको आशा है कि प्रशांत किशोर से ज्यादा ही वोट लाएगी वीणा माधवी। वाह, चलिए तो अच्छा है। लेकिन अमित सर, आपसे ही थोड़ा हम दर्शकों के लिए समझने का ये प्रयास होगा कि जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त, नो डाउट प्रशांत किशोर एज तो पा गए हैं ना भाजपा के इस चूक से, उसका वोट परिणत होगा क्या? देखिए, असर तो बांकीपुर सीट भाजपा की परंपरागत सीट रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज भी है, आज भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सारा इंसिडेंस और ऑकरेंस होने के बाद कोई मेजर वोट कन्वर्ट होने का दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो फजीयत हुआ है जिसमें भाजपा जैसी इतनी बड़ी पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसके द्वारा इतना माइनर मिस्टेक, जिसमें आप गुरुवार को खड़ा कर रहे हैं कैंडिडेट को, नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, वो भी इतने बड़े स्केल में जहां पे मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, दोनों जितने अलायंस पार्टनर हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद अगले दिन आपको नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ रहा है कोई मामूली से त्रुटि के कारण। तो स्क्रूटनी क्या हुआ? तो इसका मैसेज तो गलत गया है।
ऐसा तो नहीं है कि कौन- मैसेज गलत गया है। इसका जितना एडवांटेज प्रशांत किशोर को उठाना था वो उनके द्वारा उठाया गया। नहीं, अब इसमें जो ये मामूली कौन सा गलती वोट नहीं बैंक, है, मामूली कौन गलती सा नहीं है, वोट बैंक ब्लंडर सर, है, सर ये ब्लंडर कौन है। सा इसी वोट ब्लंडर के बैंक? चलते बीजेपी बैकफुट पर खड़ी है। सर ठीक बात है, बैकफुट पर खड़ी है, फजीहत हो गई, गड़बड़ी हो गया, सब बात ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो अब भाजपा से नाराज होकर वो प्रशांत किशोर को मिल जाएगा? देखिए नाराजगी की बात बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रशांत किशोर का वहां से चुनाव जीतना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन बीजेपी की गलती से उनको माइलेज मिला है, ये बात माइलेज मिला, बीजेपी की भूल से नहीं सर। फायदा हुआ। श्रीकांत जी, और बीजेपी की गलती से प्रशांत किशोर को तो माइलेज मिला है, और खासकर महागठबंधन में शक्ति आ गई है। जो महागठबंधन अभी तक एकदम सोया हुआ था, अपने आप को समझ रहा था कि भाई कोई बहुत फाइट में हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच में ही लड़ाई है, उस लड़ाई में अब ये खड़े हो गए हैं। अब ऐसा नहीं हो जाए कि इन दोनों की लड़ाई में कोई और ही बाजी मार जाए। हाँ देखिए, पहले तो तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया था केवल प्रशांत किशोर को चुनाव हराने के लिए, ठीक है ना, लेकिन अब माहौल बदला है, तो आप ठीक कह रहे हैं कि अब आरजेडी को भी संभावना दिखने लगी है कि भाई, हाँ भाई, आज तो और कांग्रेस को भी मना लिया सर, आरजेडी ने तो कांग्रेस को भी मना लिया, कार्यालय तक बुला लिया। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता नेत्री पहुंच रहे हैं जनसुराज के कैंप में भी, और मिल भी रहे हैं प्रशांत किशोर से। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। नेता भले चल जाए, वो कार्यकर्ता और वोट ट्रांसफर होने वाला नहीं है। कांग्रेस का देखिए, ज्यादातर वोट ट्रांसफर होगा प्रशांत किशोर की तरफ। प्रशांत किशोर जैसे ही लड़ाई में दिखेंगे, पूरा एमवाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। सर एक चीज और, दिखेंगे तो आरजेडी से लड़ाई होगी। सर एक प्रशांत किशोर के साथ तभी एमवाई समीकरण खड़ा होगा जब प्रशांत किशोर लगेगा कि वही हरा सकते हैं बीजेपी को। श्रीकांत जी, एक चीज और, एक और चीज समझना आपसे ये चाहेंगे कि पूरे भारत में 70% 80% राज्य अभी एनडीए के खाते में है। हरियाणा जीतने में समस्या नहीं आया, राजस्थान में समस्या नहीं आया, यूपी में समस्या नहीं आया, महाराष्ट्र में नहीं आया, बंगाल आसानी से जीत गए। ये बिहार में ही 20-30 साल से फजीयत काहे है बीजेपी का, जहां वो शक नहीं पा रही है, अपना मुख्यमंत्री बना लिए, अपनी सरकार आ गई, उसके बाद भी फजीयत से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये तो राजेश जी बताएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से कि ऐसा कौन सा डंडा ये जुगाड़ लगा रखे हैं। नहीं, बीजेपी अकेले अपने दम पर इसलिए नहीं आ सकी है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार जैसे नेता रहे हैं भाई, जनधार वाले। नीतीश कुमार के रहते बीजेपी अपने बलबूते पर कैसे सत्ता में आ सकती थी, और नीतीश कुमार अभी भी अलग हो जाएंगे तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लड़ाई। नीतीश कुमार का एकदम सॉलिड वोट बैंक है, मतलब भले वो कुर्मी समाज से आते हैं जिसका 2% शेयर है, लेकिन वो नीतीश कुमार केवल कुर्मी के नेता नहीं रहे, वो पूरे बिहार के नेता बन गए थे। बिहार में बहुत दिनों बाद नीतीश कुमार जैसा नेता सामने आया नजर, और नीतीश कुमार के रहते बीजेपी कैसे अपने पैर पर खड़ा हो सकती थी? बीजेपी का तो कोई चेहरा ही नहीं था मोदी के बाद। देखिए ये तो बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है जी, ये तो मानने वाली बात है सर। आप देखिए कितना उनके सेहत के को लेके दुनिया भर की बातें राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जाती है। उसके बाद भी आप देखिए कि नीतीश कुमार की पहचान ऐसी है कि किसी भी एक व्यक्ति, बिहार के कोई एक साधारण व्यक्ति के द्वारा भी उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा टीका टिप्पणी नहीं किया जाता है। तो ये इमेज तो उनके द्वारा क्रिएट बिहार में किया गया और विपक्ष भी बड़ा सोच समझ के उनके बारे में बोलती है। भाई नीतीश कुमार है, कोई दूसरा नीतीश कुमार इतना आसानी से मिलेगा बिहार को? आसान नहीं है, और बीजेपी याद है के लिए अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बीजेपी को अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए। और एक और सर, प्रशांत किशोर मतलब उनकी पार्टी के बारे में कुछ जानकारी उनके कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, तब ये सामने आया था सर। ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजिकली बांकीपुर सीट के लिए भी उनके द्वारा सोच समझ के बोला जा रहा है। जो उनके एक कार्यकर्ता से बात हो रही थी, तो यही उन लोगों के द्वारा कहा गया कि स्ट्रेटेजी प्रशांत किशोर के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा ये बनाई गई है कि डायरेक्ट जिस तरह से विधानसभा 2025 में टारगेट किया जा रहा था कुछ एक नेताओं को, जैसे मंगल पांडे और भी जो अलग अलग नेता, अशोक चौधरी वगैरह, इन लोगों को जो टारगेट किया जा रहा था, उस पैटर्न पर बांकीपुर सीट में
वो नहीं उतरेंगे और इस तरह का टारगेटेड कोई भी काम वो नहीं करेंगे। ऐसा स्ट्रेटेजी उन लोगों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि यहाँ बांकीपुर में पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है उन लोगों को इस तरह का जो एटीट्यूड है वो पसंद नहीं आए, तो बहुत सोच समझ के उनके द्वारा भी चाल चला जा रहा है। सर देखिए, प्रशांत किशोर क्या रणनीति है, देखिए बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, फिर भी उसको स्वीकार किया है। तो इसके पीछे यही कारण है कि बड़ी चुनौती के पीछे बड़ा अवसर छिपा हुआ है। प्रशांत किशोर को लगता है कि भाई एनडीए के जो वोटर है, समर्थक है, उनको लगेगा या उनको कन्विंस कर पाएंगे कि एक सीट से क्या बिगड़ना है, एनडीए का, सरकार का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तो एक सीट कम से कम प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे नौजवान को मिलना चाहिए, ताकि विपक्ष में मजबूती से लोगों की बात रख सके, जनता की बात रख सके। दूसरी बात है कि वो सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेफरेंडम होगा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर, बिहार की जनता कितना खुश है कितना नाखुश है। वो बीजेपी यही बात समझ में नहीं आ रहा है, गुटबाजी है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बीजेपी का गुटबाजी है, एक दूसरा गुट है विरोधी गुट, उसका समर्थन लेकर बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो बहुत ठीक है, लेकिन सर श्रीकांत सर, सम्राट चौधरी पर सीधा हमला करने से तो प्रशांत किशोर का कुशवाहा वोट तो सीधा सीधी दरक गया ना। देखिए, सम्राट चौधरी पर निशाना साधने से कितना फायदा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन नुकसान तो सीधा सीधी है। कुशवाहा समाज तो नहीं वोट करने जा रहा है प्रशांत किशोर के लिए, तो गांठ बांध लीजिए। ये तो तय है कि कुशवाहा समाज अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। कुशवाहा और पूर्वी समाज तो एनडीए के लिए ही वोट करेगा, लेकिन यहाँ निर्णायक भूमिका में नहीं है कुशवाहा और पूर्वी समाज, यहाँ निर्णायक भूमिका में दोनों समाज के लोग हैं, और उन्हीं की वजह से बीजेपी जीतती रही है। अच्छा, एक और चीज तभी कुछ होगा। एक और चीज श्रीकांत जी आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये कैंडिडेट बदलने का जो सिलसिला हुआ, पहला कैंडिडेट आया उसका नॉमिनेशन विड्रॉ हुआ, वो कैंडिडेट को कहा जा रहा था कि भाई 25-26 साल से नितिन नवीन उनके पिताजी के साथ काम किया हुआ कैंडिडेट वो है। तो वो कैंडिडेट के हटने से और ये सारा जो माजरा 2 दिन के अंदर में हुआ, इससे ऐसा लगता है क्या सर कि नितिन नवीन के साख के ऊपर भी इसका असर पड़ा होगा या पड़ेगा? बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। नितिन नवीन जी का कद कितना बड़ा है, पटना से विधायक थे और बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो नितिन नवीन ने तो बहुत लंबी छलांग लगाई, लेकिन इस प्रकरण के चलते उनको झटका लगा है, कोई शक नहीं है। नितिन नवीन जी ने अगर उतारा था, किसी को भी उतारा था, मुझे लगता है कि उसका नॉमिनेशन का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए था पार्टी की तरफ से, कोई भूल नहीं होनी चाहिए थी, और आखिरी दम तक उस उम्मीदवार को डटे रहना चाहिए था। मुझे लगता है कि चुनाव हार जाना ज्यादा बेहतर था वनस्पति इतना बैकफुट पर आने के। इतना बैकफुट पर बीजेपी जैसी पार्टी कैसे आ सकती है, कोई उम्मीद कर सकता है? तो सर यही कारण बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के अंदर भी मतलब अभी स्थापित ही किया जा रहा था नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, प्रधानमंत्री बॉस बता रहे थे, स्वीकार्यता बनाई जा रही थी इनकी। अब तो सब पर सबकी किरकिरी हो गई, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में नितिन नवीन की किरकिरी हो गई। सर एक मैसेज तो ये जरूर जाएगा कि एक विधायक, सिर्फ एक सिंगल विधायक सर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अंडर में सैकड़ों विधायक है, एक विधायक में इतना फजीयत हो गया, तो क्या अब इतना आसान होगा उनके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि को बरकरार रखना? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप सही बोल रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बहुत बड़ा चीज होता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भूल की है या किसी दूसरे ने की है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी की है बड़ी भूल की है, और इससे बहुत नुकसान पहुंचा है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी को भी बहुत क्षति पहुंची है। चलिए, व्यक्तिगत रूप से नितिन नवीन जी को भी क्षति तो पहुंची ही है, पूरे भाजपा को क्षति पहुंची है, लेकिन थोड़ा बात अब जदयू पे भी कर लेते हैं। बहुत देर से राजेश जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, राजेश जी के पास चलते हैं और राजेश जी से ही समझते हैं कि जदयू ठीक है, भाजपा में तो जो होना था हो ही रहा है, आपके पटिया में ये सब क्या सब हो रहा है राजेश जी? सब इस्तीफा पे इस्तीफा, नाराजगी, निष्कासन, क्या हो रहा है सब?
नीतीश जी के ऐसा हटते ही सब। नहीं, हटे कहाँ है जदयू के, और आप जदयू पर सवाल पूछ रहे हैं, जदयू से वो हटे कहाँ है? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार का थोड़े आप सवाल पूछ रहे हैं, जदयू के पूछ रहे हैं। जो जदयू के आज से साल भर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष है, वही आज ही प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय हाँ अध्यक्ष है। जदयू एक परिवार है और हम लोग सबको एक परिवार के तरह से होते हैं। हर आदमी का अपना अपना राजनीति करने का स्टाइल होता है, वो तो उतना मनमुटाव होता है। लोकतंत्र है, ये राजद जैसा परिवारवादी पार्टी है, हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और यही कारण है। अभी अग्रवाल साहब जो सवाल उठा रहे थे कि यहाँ इस तरह से क्या है कि कोई पार्टी नहीं जम पा रहा है, देखिए ये बिहार है और बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है, ये समाजवाद का धरती रहा है। देश में 1967 में जो है समाजवाद का सरकार बन गया, यही धरती पर आपको जयप्रकाश नारायण और आपका ये सब जो है मिल करके किस तरह से देश में समाजवाद को फैलाए हैं। तो यहाँ और जहां तक नीतीश जी की बात है, ये समाजवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। उनके उन्हीं जैसे आदमी पर एक राम प्रसाद बिस्मिल जी का शेर है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदारवर पैदा। वो नीतीश कुमार है जो अपने शासन काल में एक भी नरसंहार नहीं होने दिए, एक भी जातिवाद का नहीं होने दिए। महिला जो पूरे महिलाओं को जिस तरह से दिन में रात में छोड़ दीजिए, रात में दिन में नहीं निकल पाती थी, उनको देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला आज बना दिए। तो नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ है वो कभी भी समाजवाद का एक उदाहरण है और निश्चय ही है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी का देखिए जी, अब प्रशांत किशोर के बात की बात कर रहे हैं कि समाजवाद की राष्ट्रवाद अभी किसकी सरकार चल रही है? किसका? अभी समाजवादी अरे राष्ट्रवादी, ये समाजवाद ही, जो सच्चा समाजवादी होगा वो ही राष्ट्रवादी होगा, जो समाजवादी नहीं होगा वो भ्रष्टाचारी होगा। और वो भ्रष्टाचारी का आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ये स्थिति है। प्रशांत किशोर की मोदी जी समाजवादी हैं, अमित शाह जी समाजवादी हैं, सम्राट चौधरी समाजवादी हैं। अरे समाजवाद का जब आंदोलन हुआ 77 में, ये लो जेल गया हुआ है, लो 77 में किस तरह का ये रहा है, ये तो उदाहरण है। आज भी वो लोहिया जी को मानते हैं, जेपी जी का जयंती मनाते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाते हैं। और प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर जी को एक हम लोग को भोजपुरी में कहा जाता है कि चढ़ जा बेटा चौपर पर, वही हाल हुआ। कांग्रेस और आरजेडी कहा कि आपको समर्थन करेंगे, लड़ जाइए, और ये जब लड़ गए, घोषणा कर दिए, तो पीछे हट गया और पीछे हट करके अपना कैंडिडेट दे दिया। तो ये स्थिति दिखाता है कि किस तरह का इन लोगों का नैतिकता है। हकीकत में ये लोग अपना बिखरे हुए हैं। कभी भी आरजेडी जी जयंती की बात कर रहे हैं सर, जयंती तो ब्रिज बिहारी का भी मनाया गया। मनाने वाला लोग मनाता नहीं है, आज भी नथुराम गोडसे के मानने वाले लोग हैं, आज भी रावण को सही कहने वाले लोग हैं, आज भी जो दुर्शासन को सही करने वाले, तो हर युग में तो जहाँ अगर दिन है तो वहाँ रात है, वो तो एक प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। एक चीज तो लेकिन जी आप अलायंस में हैं, जिस समय मुख्यमंत्री के सीट पर नीतीश कुमार बैठे हुए थे तो डिप्टी सीएम बहुत दिखाई देते थे। अभी सीट पर, ड्राइविंग सीट पे कोई और हैं भाई, हमारे सम्राट चौधरी हैं, उसके बाद अभी आपके डिप्टी सीएम का तो नाम ही कहीं नहीं आता है दोनों का। देखिए, दिखने और दिखाने का बात नहीं होता है, काम करने की बात है। हमारे दोनों डिप्टी सीएम सीनियर हैं, दोनों डिप्टी सीएम का एक राजनीति का एक बहुत बड़ा बिहार के एक चैप्टर है। और 85 में पहली बार जो है आपका विजय चौधरी जी पहली बार 85 में विधायक बने। आप देखिए लगातार 30-35 सालों से विजेंद्र बाबू जो है विधानसभा का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन लोगों का एक रिकॉर्ड है और हर आदमी का काम करने का तरीका, हर आदमी अच्छा है। सबका उद्देश्य यही है कि बिहार में किसी तरह से भी सुशासन को और मजबूत किया जाए, नीतीश जी की विचारधारा को मजबूत किया जाए और बिहार को जो है देश में जिस तरह से डबल इंजन का सरकार है मोदी जी का और बिहार में यहाँ सरकार है, दोनों मिलकर के बिहार को और देश को सशक्त बनाया जाए, यही उद्देश्य होता है। गंगा जमनी तहजीब करा जाए। और ये जो अभी विदेश में जो घूम रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, तो कुछ लोग शिकायत कर रहा है, आरजेडी के भी लोग शिकायत कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे भैया आप लोग से ज्यादा मेहनत तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनकी मेहनत समझिए, जो काम 30 साल में जो है लालू यादव नहीं करे, स्थापना हुआ 30 साल हो गया, वो काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं।
वो राष्ट्रीय जनता दल को अंतर्राष्ट्रीय जनता दल बना रहे हैं, और वो काम आज तक लालू जी नहीं कर पाए। वो तो राष्ट्रीय भी नहीं बना पाए थे, कुछ दिन के लिए बीच में शायद बना हुआ था। वो काम मलेशिया में, थाईलैंड में, अमेरिका में, जगह जगह वो इसका एक यूनिट खड़ा कर रहे हैं विदेश घूम करके। तो तो आप लोग बाकी को पूर्व तकलीफ चुनाव काहे और हो बिहार रहा में है? इनसे वो क्या कर अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं, आप भी बनाइए, आपको थोड़ी कोई रोका हम है। शुभकामना सर, हम लोग क्षेत्रीय दल हैं, उसी में बहुत खुश हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं, उनको शुभकामना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग सवाल उठा रहा है, उस पर हम कह रहे हैं कि उनका मेहनत को समझिए, उनको धन्यवाद दिए कि ऐसे लोग मिले हुए हैं आपको नेता, ये अंतर्राष्ट्रीय जनता दल बना रहे हैं राष्ट्रीय से, तो उनको मतलब शुभकामना दीजिए, उनके बधाई बिना दीजिए। बिना तेजस्वी लालू के कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है आप लोग का ना राजेश जी? नहीं, सेंटेंस पूरा होने की बात नहीं है। हम लोग देखिए, ये लोकतंत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस विधानसभा के विपक्ष के पद पर कभी जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी हुआ करते थे, आज दुर्भाग्य से ऐसा है कि राजनीति को पार्ट टाइम समझने वाले लोग, जिसको जब जब जिम्मेवारी मिला, बचपन में पढ़ाई का मिला तो उससे भागे, उसके बाद जो क्रिकेट खेल में गए तो उसमें से भागे, परावा प्लेयर बनकर पानी पिलाने लगे। उनके पिताजी लोकसभा में बोले हुए हैं। राजनीति में भी देखिए, वो 30 दिन में कम से कम 20 दिन जो है बाहर ही रहते हैं। तो आप एक बात बताइए, इस तरह से कैसे किया करा? कहा जाता है कि विरासत से सियासत तय नहीं होता है, जिसके दमदारी रह गया उसी के अनुसार से तय होगा। और निश्चय है, एक और प्रशांत किशोर और ये दोनों जो है तेजस्वी यादव, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। ठीक है राजेश जी, ये बताइए ना कि आपके पार्टी में तो ठीक है, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? केवल एक आदमी की बात नहीं है। मुझे तो यहाँ तक खबर है कि एक मंत्री के कुछ लोगों को टारगेट करके हटाया जा रहा है। नहीं, किसी को नहीं हटाया जा रहा है। जो काम हर को समय मिलता है, हर एक का पोस्ट मिलता है। पार्टी है, जिसको अगर पार्टी को देखती है कि जिसका जरूरत है, हो सकता है कि उससे भी बड़ा किसी को पद मिले। इसलिए जो कार्यकर्ता है वो पार्टी का जो पार्टी माँ होती है, और उसी के अनुसार से वो सेवा करता है। पार्टी में जैसे जैसे हम लोगों का नेतृत्व को लगता है कि इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर ये देना चाहिए, देता है। कार्यकर्ता से हर कोई नेता बनता है, और यही हमारे नीतीश जी का यही सिद्धांत रहा। हर कोई नीतीशवादी है, नीतीश जी को सिद्धांत के अनुसार से वो चलता है। तो एक चीज बताइए राजेश जी, आप लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ता अपने मंत्रियों के साथ क्यों नहीं खड़े दिखाई देते हैं? मान लीजिए आपके मंत्री के द्वारा आप अलायंस में हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपका भाजपा के साथ मर्जर हो गया है? मर्जर तो नहीं हुआ है। अरे आप तो अलायंस में एलआई है ना। उसके बाद भी अगर कोई आपका मंत्री या कोई विधायक या एमपी कोई स्टैंड ले रहा है, अब जनभावना कैसे पैदा होगी सर? लोग कैसे जुड़े रहेंगे? आपके पार्टी का इंपॉर्टेंस या किसी दूसरी पार्टी का इंपॉर्टेंस बना तभी रहेगा ना, जब वो धरातल पे उठ के या जनता के मुद्दों को लेके सड़क पे आएगा या उसके ऊपर वो कार्य करेगा। तो वही काम अशोक चौधरी किए थे सर। तो फिर बाद में श्रवण कुमार के द्वारा उनके इस चीज को डिफेंड नहीं किया गया और कहा गया कि भाई ये उनका पर्सनल विजिट था और पार्टी का विजिट ये नहीं था, पार्टी का स्टैंड अलग है। तो आप लोग काहे नहीं खड़ा होते हैं भाई अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं या मंत्रियों के साथ? देखिए, हमारे उनके द्वारा दोनों कुछ गलत तो नहीं कहा गया था? वहां पे सरकार का गलत के पक्ष में ही कहा गया था। गलत और सही की बात नहीं है। देखिए, ये शीर्षस्थ नेतृत्व की बात है। शीर्षस्थ नेतृत्व अपने आपस में डिस्कस करेगा, करता है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस पर हमको इस पर क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं? सब कोई एक परिवार है, परिवार के साथ जो भी हमारे सर्वमान्य लीडर हैं, उनका जो भी निर्णय होता है हमको सबको मानना रहता है, और वही हम लोग का ये का आदेश देने वाले हैं। श्रीकांत जी, सर, आपका सवाल जरा सा राजेश जी के ऊपर पड़ना चाहिए। मेरा ही सवाल है श्रीकांत सर से कि आखिर जदयू में काहे इतना उठापटक होने लगा अचानक से? पहले तो कभी नहीं होता था ऐसा, नीतीश जी जब सरकार में थे। भाई नीतीश कुमार जब तक बहुत एक्टिव थे, बहुत मजबूत तो नेता रहे ही पार्टी के। जेडीयू का मतलब क्या होता था? जेडीयू मतलब नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। लेकिन अब वो बात नहीं रही, ये सच है भाई। सबके साथ होता है, उम्र के साथ। अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी चला रहा है कोई और। ये तो सच है ना। श्री ललन सिंह जी, संजय झा, नीतीश जी के हाथ से निकल गई, नीतीश जी के हाथ से निकल चुकी है जदयू। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी उनके हाथ से निकल गई है।
लेकिन रोजमर्रा का कार्यक्रम कौन देख रहा है? पार्टी का रोज का कार्यक्रम कौन देख रहा है? पार्टी की नीतियां आगे कौन तय कर रहा है? अब यही तीन नेता है, विजय चौधरी हैं, संजय झा जी हैं, ललन सिंह जी हैं। तो पहले एक लीडर था जिसके इशारे पर पार्टी चलती थी, अब 3-4 लीडर हो गए हैं। तो ये तो थोड़ा सा पावर टसल तो रहेगा, पावर को लेकर थोड़ी टकराहट भी रहेगी, लेकिन पार्टियों में चलता है, सब कोई बड़ी बात नहीं है। निशान जैसे ही मजबूत हो जाएंगे, नीतीश जी की जगह ले लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और निशान तेजी से सीख रहे हैं। निशान से कोई उम्मीद किया था कि इतना तेजी से मंत्रालय चलाना सीख लेंगे? बहुत फर्क नहीं, वो तो बात है। लेकिन सर, जिस तरीके से छोटू सिंह ने जाके कहा संजय झा को, और उसके बाद फिर वीडियो वायरल हुआ, निष्कासन हुआ, और भी लोगों को साइडलाइन किया गया, लेकिन छोटू अनुशासन जो तोड़ेगा तो पार्टी तो कार्रवाई करेगी ना भाई। आप संजय गांधी से, संजय झा जी जो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे आप लड़िएगा। संजय गांधी जो नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, तो उनसे आप लड़िएगा तो पार्टी तो कार्रवाई करेगी। तो अनुशासन की कार्रवाई को पार्टी में विद्रोह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हर पार्टी में इस तरह की कार्रवाई होती रहती है, और मुझे नहीं लगता कि जेडीयू को अभी कोई खतरा है। नहीं, इतना उत्तेजित होने की बात भी नहीं थी सर। मुश्किल है भाई। जो छोटू सिंह का प्रकरण हुआ है सर, उसमें इतना उत्तेजित होने वाली कोई बात नहीं थी। अगर वो नीतीश कुमार से मिलने गए थे, वो नहीं मिल पाए, उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा था जैसा कहा गया, अगले दिन जाके मिल सकते थे। ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा कि छोटू सिंह या इस तरह के नेता नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री के बाद या मुख्यमंत्री रहते मिलने गए हो और मिलना नहीं हुआ हो, कोई अगले डेट को मिलने का टाइम दिया गया हो। ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा। देखिए, मैं तो इतना उत्तेजित होने की कोई बात नहीं थी। अमित जी, मैं वहां था नहीं और ना आप थे। जो खबरें आ रही हैं छन छन के, इसके आधार पर बात कर रहे हैं। खबर आई कि नीतीश कुमार के सामने छोटू सिंह जी और संजय गांधी जी के बीच में लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई। और इस वजह से सवाल तो उठता है ना श्रीकांत सर, कि छोटू सिंह महासचिव थे पार्टी के, नागरिक परिषद के सदस्य थे, तो अचानक से कमेटी से गायब क्यों कर दिया गया छोटू सिंह को? क्या अशोक चौधरी के साथ बिलौटी जाने का दंड तो नहीं मिल गया छोटू सिंह को? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अशोक चौधरी गए थे बिलौटी तो बिना नीतीश कुमार के सहमति के गए थे। आप क्या सोच रहे हैं? अभी भी जेडीयू तो नीतीश कुमार की सहमति के जेडीयू में कुछ नहीं हो सकता भाई। नीतीश कुमार से पूछकर ही गए होंगे, वो नीतीश कुमार ने ही उनको भेजा होगा। और आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट जी और अशोक चौधरी जी के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि कैसे रिश्ते हैं। लेकिन भाई, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी मंत्री हैं, कैसे टकरा सकते हैं सीधे मुख्यमंत्री से? सही बात है भाई, मुख्यमंत्री से तो नीतीश कुमार की टकराहट हो सकती है, अशोक चौधरी की टकराहट नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री को एक मंत्री से क्या टकराहट होगी? मुझे नहीं लगता है। और वहां जाकर अशोक चौधरी ने, मुझे लगता है कि आग में घी नहीं डाला, आग पर पानी डाला। उनके जाने से बहुत अच्छा मैसेज गया। तो अशोक चौधरी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे सम्राट चौधरी को नुकसान हो गया, जेडीयू को नुकसान हो गया? किसी का नुकसान नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये सब बातें चलती रहती है राजनीति में, उससे होता चलिए, अब इस डिबेट को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। अब तो बांकीपुर को लेकर बहुत विस्तार से लोगों ने समझने का प्रयास किया। हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी भी मिली, कौन बैकफुट पर है और उस बैकफुट का फायदा, नुकसान, नफा नुकसान क्या होने वाला है, वो जानकारी मिली। और जदयू में जो चल रहा है उस पर भी हम लोग विशेष रूप से समझने का प्रयास किया। तो हमारे साथ जो गेस्ट के रूप में राजेश जी जुड़े हुए थे, तो राजेश जी बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी धन्यवाद। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे, श्रीकांत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जिस तरीके से पॉलिटिकल मंथन
चर्चा का विषय बना हुआ है, क्षेत्र में भी बना हुआ है और आपके जो कमेंट आ रहे हैं उसमें भी बहुत सराहनीय बातें कही जा रही हैं। कृपया इसे शेयर जरूर करिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और बताइएगा कि पॉलिटिकल मंथन आपको कैसा लगा और आने वाले जो पॉलिटिकल मंथन जो अगला कार्यक्रम होगा तो उसमें कौन से टॉपिक पर हम लोग बात किया जाए, तो ये आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।